गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं टाइट्रेशन, और टाइट्रेशन का आज 4th लेक्चर होगा। इसके बाद आज 3 मई है और 5 मई से हम 12th स्टार्ट करेंगे, 12th का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपको 11th का भी मिलेगा, तो एक रोज 11th, एक रोज 12th का पार्ट लेके हम लोग चलेंगे। अब देख रहे हैं जो आपका लॉकडाउन 17 मई तक कर दिया गया, तो उम्मीद है जो आप लोग भी अब इस माहौल में एडजस्ट हो रहे होंगे। आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। अभी तक बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आ रहा है, सडन बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं जो सर आपसे आप यूट्यूब पे अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं क्लास। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है जो आप लोग अपने फ्रेंड को इन्फॉर्म करें, जहाँ तक संभव हो आप शेयर करें। तो हम लोग बात करेंगे टाइट्रेशन, और टाइट्रेशन में नेक्स्ट पार्ट होगा आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, यानी आज हम लोगों का ये क्लास क्या है, लास्ट है। आयोडीमेट्रिक ये टर्म है, आयोडीमेट्रिक एंड आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, दो वर्ड है। तो सबसे पहले हम बात करें आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन क्या है। दिस टाइट्रेशन इन्वॉल्व फ्री आयोडीन। कौन सा आयोडीन? फ्री आयोडीन। और फ्री आयोडीन को हम लोग किस रूप में लिखते हैं? I2 के रूप में लिखते हैं। सच डायरेक्ट एस्टिमेशन ऑफ आयोडीन इज कॉल्ड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। एक वैसा टाइट्रेशन का मतलब ही हम लोग क्या जानते हैं, जो अननोन स्ट्रेंथ को नॉन स्ट्रेंथ के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। तो यहां पे जो डायरेक्ट यदि हम आयोडीन का डिटर्मिनेशन करते हैं तो उस टाइट्रेशन को कह दिया जाएगा आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। इसमें आयोडीन का डिटर्मिनेशन किसके द्वारा किया जाता है? दिस इन्वॉल्व द टाइट्रेशन ऑफ आयोडीन विथ अ स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। क्या क्लियर हुआ बात? जो आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन में फ्री आयोडीन का एस्टिमेशन होता है, और ये जो फ्री आयोडीन का एस्टिमेशन कौन सा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के द्वारा किया जाएगा? व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड सॉल्यूशन? ए सॉल्यूशन हैविंग नॉन स्ट्रेंथ, वैसा सॉल्यूशन जिसका नॉर्मलिटी कहें या मोलरिटी कहें, वे पता हो, वे क्लियर हो, जो 1 है 2 है कुछ है, तो एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। और यदि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के द्वारा हम किसी अननोन सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को पता करते हैं तो उसको ही नाम रख दिया गया है टाइट्रेशन। तो आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होगा? I2 का डिटर्मिनेशन, फ्री आयोडीन का डिटर्मिनेशन किसके द्वारा किया जाएगा? तो सोडियम थायोसल्फेट, जो कि यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो अब थोड़ा हम लोग पहले जैसे ही टाइट्रेशन का बात हो तो वहां ग्राम इक्विवेलेंट मिली इक्विवेलेंट का बात होगा, और जैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट मिली इक्विवेलेंट का बात होगा तो एन फैक्टर फाइंड करना होगा, और एन फैक्टर यदि फाइंड करना होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे फ्री आयोडीन पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0, फ्री जो आयोडीन है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0। क्यों? क्योंकि
दो सेम एलिमेंट है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होगा, इसीलिए 0। ऑक्सीजन यहाँ -6 और ये हो जाएगा +2, तो ये कितना हो जाएगा +4। कोफिशिएंट 2 लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे हम कितना कर देंगे +8। इसी तरह से यहाँ पे यदि यहाँ हम बात करें तो ये -12 +2 तो कितना +10। अब यहाँ सल्फर 4 है और यहाँ भी देखें जो सल्फर कितना 2 और 2 यानी 4। तो यहाँ पे देखें -1 और ये +1। कोफिशिएंट का बात करें तो ये -2 तो ये +2। ये आयोडीन I2 यहां से यहां देखें कितना का डिफरेंस है, तो यहाँ 0 है और यहाँ -2 है। जब भी हम n फैक्टर का बात करेंगे तो n फैक्टर हाइयर माइनस लोअर, तो हाइयर रहा 0 -2 यानी n फैक्टर मिला हमको 2। यहाँ पे देखें एक सोडियम, तो एक सोडियम पर जब बात करेंगे तो +1, यहाँ तो 2 पे +2 है तो 1 पे बात करेंगे तो +1, यहाँ भी 1 पे बात करेंगे तो +1, कोई डिफरेंस है ही नहीं, इसके रिस्पेक्ट में कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकता है एन फैक्टर। ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन पे -2, यहाँ भी देखें 1 ऑक्सीजन पे -2, ये तो 6 पे -12 है। तो अब सल्फर देखें, सल्फर ये 2 के लिए हम +4 बात किए और 4 के लिए +8, यहाँ पे 4 के लिए 10, तो डिफरेंस तो है ही। तो कितना का डिफरेंस आ जाएगा, तो n फैक्टर इक्वल टू कितना हाइयर माइनस लोअर यानी 10 - 8 और 10 - 8 इक्वल टू 2। लेकिन ये जो 2 आपको डिफरेंस नजर आ रहा है ये तो 2 मोल पे, ये अपने आप में 1 मोल और ये कोफिशिएंट लगा हुआ है तो ये 2 मोल, तो 2 मोल पे डिफरेंस आया, इसलिए देयरफॉर n फैक्टर जो होगा ऑफ Na2S2O3 इज इक्वल टू 1। n फैक्टर इज इक्वल टू 1। क्यों? जब भी हम n फैक्टर का बात करते हैं तो इच मोल पे कैलकुलेशन होता है और यहाँ तो 2 मोल के लिए डिफरेंस 2 आया है, तो 1 मोल के लिए कितना 1। तो हम लोगों को 2 पॉइंट यहाँ मिला, जो आयोडीन का n फैक्टर 2 है और सोडियम थायोसल्फेट का n फैक्टर 1 है। और यदि n फैक्टर मिल जाए तो इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट किया जा सकता है। तो अब हम आगे देखें जो ये किस तरह से रिलेटेड है। तो n फैक्टर हम लोगों को मिल गया है और यदि n फैक्टर मिल गया है तो इक्विवेलेंट वेट निकाला जा सकता है। इक्विवेलेंट वेट Na2S2O3 इज इक्वल टू इसका मॉलिक्यूलर वेट 158/1 यानी 158। इसी तरह से इक्विवेलेंट वेट ऑफ I2 यदि बात करें तो I2 का n फैक्टर कितना मिला है हम लोगों को 1 और इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होगा 2 × 127, तो डिवाइडेड बाय 2 यानी 127 इसका इक्विवेलेंट वेट है। कह सकते हैं हम ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ I2 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3, या ग्राम इक्विवेलेंट ना कह करके मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3, या इसी को हम कह सकते हैं वॉल्यूम इनटू नॉर्मलिटी I2 का और वॉल्यूम इनटू
नॉर्मलिटी Na2H2O3 का। हम कह सकते हैं इसको, यदि वॉल्यूम न पता हो तो 1000 लिया जाता है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट I2 का, और वॉल्यूम इंटू नॉर्मलिटी Na2H2O3। तो क्लियर हो गया। जो आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होता है, फ्री आयोडीन का कैलकुलेशन होता है। और फ्री आयोडीन का कैलकुलेशन किसके, कौन सा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया जाता है, तो सोडियम थायोसल्फेट। और सोडियम थायोसल्फेट का एन फैक्टर कितना मिला है, 1। आयोडीन का एन फैक्टर कितना मिला है, 2। एग्जाम्पल ऑफ आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। एस्टिमेशन ऑफ H2S। एस्टिमेशन मतलब H2S का फाइंड करना, किसके हेल्प से, आयोडीन के हेल्प से। तो यदि हम H2S का एस्टिमेशन करते हैं तो टाइट्रेशन में सिर्फ इस बात पे जोर दिया जाता है जो इसका एन फैक्टर क्या है, और एन फैक्टर यदि मिल जाता है तो हमको इक्विवेलेंट वेट मिल जाता है। यहाँ पे -2, यहाँ पे 0। अब दोनों के बीच डिफरेंस देख लें। यदि डिफरेंस देखेंगे तो हाइयर माइनस लोअर, 0 -2, यानी एन फैक्टर कितना आ गया, 2 आ गया। और यदि एन फैक्टर मिल गया तो हम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। तो फिर हम क्या कहेंगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2S। ये कहां से हम, ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी के आधार पे। तो इसी तरह से यहां भी हम क्या बात कर सकते हैं, मिली इक्विवेलेंट, यहां भी एन फैक्टर, तो मिली इक्विवेलेंट SO32- इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट I2, और एन फैक्टर SO32- जब कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेशन का आधार क्या होगा, जिस तरह से यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बात कर रहे हैं यहाँ भी वही होगा। तो जरूरत है जो जैसे ही आयोडीन किसी के साथ रिएक्ट करें तो सभी का मिली इक्विवेलेंट इक्वल कर देना है। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। This is an indirect method of estimation of iodine। और आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या देखें, डायरेक्ट मेथड, और ये क्या है, इनडायरेक्ट मेथड। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अलाउड टू रिएक्ट विथ एक्सेस सॉलिड KI। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट करता है सॉलिड KI से। द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज्ड I-, ये कहां से आ गया, तो यहां पे +1 तो ये -1, इसलिए ये I- यानी आयोडाइड टू आयोडीन। दिस लिबरेटेड आयोडीन इज देन मेड टू रिएक्ट विथ सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन ऑफ नॉर्मलिटी। लेट मानते हैं जो कुछ न कुछ सोडियम थायोसल्फेट का वॉल्यूम होता है, जो वॉल्यूम ले लिए हैं V। तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसके साथ रिएक्शन करेगा, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो फ्री आयोडीन मिलेगा। यहाँ पे ये आयोडाइड है, और रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे वे रिड्यूस्ड फॉर्म में रहेगा।
अगेन जो फ्री आयोडीन मिला वे आयोडीन सोडियम थायोसल्फेट से रिएक्ट करेगा। तो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया। और आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन यदि बात करेंगे तो डायरेक्ट आयोडीन का यूज कर रहे थे। अब यहां पे हम कह सकते हैं जो मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ I माइनस I2, मिली इक्विवेलेंट I2। और ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, और लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी से हम क्या जानते हैं, जो मिली इक्विवेलेंट रिएक्टेंट इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट प्रोडक्ट, और जो यहाँ प्रोडक्ट है वही तो फिर इससे रिएक्ट किया, इसलिए हम कह सकते हैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3। क्लियर हो गया बात। जो कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और वे आयोडाइड से रिएक्ट करेगा तो फ्री आयोडीन मिला, और ये फ्री आयोडीन फिर एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन सोडियम थायोसल्फेट से, तो इसका मिली इक्विवेलेंट इसके बराबर है, और यही कंपोनेंट यहाँ है तो इसका मिली इक्विवेलेंट भी इसके बराबर होगा। तो अदर एग्जाम्पल बात करते हैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में। सबसे पहले आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन हम लोगों को क्लियर करना है, जो एक वैसा टाइट्रेशन जिसमें आयोडीन का जो एस्टिमेशन है, आयोडीन का जो कैलकुलेशन है, वे कैलकुलेशन इनडायरेक्ट रूप से हो तो आयोडोमेट्रिक कहेंगे, और डायरेक्ट यदि हो तो उसका नाम आयोडीमेट्रिक। एस्टिमेशन ऑफ अवेलेबल क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में कितना अवेलेबल क्लोरीन है, कितना क्लोरीन मिलता है, इसका हम कैलकुलेशन आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन से करते हैं। तो ये कुछ रिएक्शन आपको याद रखना होगा। जो ब्लीचिंग पाउडर को H2O से रिएक्शन करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन मिलेगा। क्लोरीन जब पोटासियम आयोडाइड से रिएक्शन करेगा तो फ्री आयोडीन मिलेगा, और जैसे ही फ्री आयोडीन मिल जाए तो ये रिएक्शन Na2H2O3 से करेगा। यहाँ पे ये क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और यहाँ -1, तो 0 से -1 की तरफ जा रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन, और यदि ये रिडक्शन हो रहा है तो ये काम कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इससे आयोडाइड से रिएक्शन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। तो ये आयोडाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करके फ्री आयोडीन में चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है ये तो रिड्यूस्ड हो गया, और ये आयोडाइड जो कि माइनस, और अब यहाँ जा करके 0 जो कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे ही ये आयोडीन मिला, अब तो हम जानते हैं जो सोडियम थायोसल्फेट से रिएक्शन करेगा, तो फिर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, मिली इक्विवेलेंट Cl2 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2, और ये I2 यहाँ भी है और ये इससे रिएक्ट कर रहा है, इसलिए मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3। एस्टिमेशन ऑफ पाइरोलुसाइट का एस्टिमेशन। तो सबसे पहले तो पाइरोलुसाइट का फार्मूला MnO2 होता है, ये याद रखना है। अब जैसे ही एस्टिमेशन कहा जाए तो ये रिएक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अभी जो ये टाइट्रेशन आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन बात कर रहे हैं, ये प्रेजेंट टाइम में इस टाइप का सवाल नहीं आ रहा है, लेकिन ये डिफिकल्ट पार्ट है, इसीलिए लगभग 10 इयर्स पहले ही ये सवाल सब आया करता था। हम लोगों को कंसेप्ट तो कुछ न कुछ होना चाहिए।
तो इस टाइप को सॉल्व कैसे करेंगे, MnO2 रिएक्ट करेगा HCl के साथ, और जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो MnCl2, ये ऐसा होता है, ये रटना पड़ेगा आपको। MnCl2 अगेन ये क्या बन जाएगा, Cl2 प्लस H2O। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन देखें, जो 2 और 2, तो कितना क्लोरीन हो गया, 4, और यहाँ क्लोरीन कितना है, 1, तो यहाँ हम कितना लगा सकते हैं, 4। अदर पार्ट और देखें, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है, इसलिए ऑक्सीजन के लिए यहाँ 2 लगा दें, बैलेंस हो गया। लेकिन हमको तो बात करना है, हमको तो बात करना है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन का। तो ये जो Cl2 है, ये Cl2 के I से रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, KCl, और प्लस क्या मिल जाएगा, I2। फिर आप बैलेंस कर सकते हो, यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ 1 क्लोरीन, तो 2 लगा दें, और जैसे ही आयोडीन मिल जाए तो अब तो हम जान गए हैं, जो I2 रिएक्ट करेगा Na2H2O3 से बन जाएगा Na2S4O6, और प्लस क्या बन जाएगा, NaI। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर लें, तो यहाँ पे सोडियम 2 है, और सॉरी यहाँ सल्फर 2 है, और यहाँ सल्फर 4 है। तो क्या किया जाए, यहाँ यदि हम 2 लगा दें तो सल्फर 4 हो गया। अब अगेन जैसे ही यहाँ 2 लगाए तो सोडियम जो हो गया वे 4 हो गया, तो इसीलिए यहाँ भी 2 लगा दें, और यहाँ I2 देख रहे हैं, आयोडीन 2 देख रहे हैं, तो यहाँ भी 2 लगा दें। अब क्या आप लिख सकते हैं, जो यहाँ क्या हम देख रहे हैं, जो ये I2 हम लोगों को तो हमेशा क्या काम करना है, मिली इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ MnO2, क्या नाम है इसका, पाइरोलुसाइट, इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ Cl2, और ये Cl2 I2 से रिलेटेड है, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2, और ये I2 सोडियम थायोसल्फेट से रिलेटेड है, तो क्या कह सकते हैं, जो मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, मीन्स इसमें से किसी का भी मिली इक्विवेलेंट हमको फाइंड हो जाए तो हम आयोडीन का निकाल सकते हैं। और हम लोग तो जानते ही हैं, जो यहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट जो काम कर रहा है, वे एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की तरह से काम कर रहा है। तो ये जो कुछ जो रिएक्शन दे रहे हैं, 2-3 रिएक्शन, उतना रिएक्शन तो आपको रट जाना है, चाहे जेई मेन हो या नीट हो, उसमें क्लियर हो जाएगा। 12th में तो आने का इसमें कोई चांस है ही नहीं। एस्टिमेशन ऑफ O3, O3 को किस नाम से जानते हैं, ओजोन, ओजोन का एस्टिमेशन। ओजोन को रिएक्शन कराया जा रहा है आयोडाइड के साथ, तो मिल रहा है फ्री आयोडीन और O2। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ O3 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3। इस केस में याद रखें, जो इसमें मिली मोल का इस्तेमाल किया जाता है, मिली मोल का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यहाँ पे n फैक्टर डिटरमाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। वैसे हम n फैक्टर बात करते हैं, जो n फैक्टर जो होगा, n फैक्टर ऑफ O3 इज इक्वल टू 2, रट जाए, जो इस केस में n फैक्टर 2 होता है।
तो यदि हम लोगों को n फैक्टर ना फाइंड कर पाए तो उस सिचुएशन में हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, मिली मोल। ये कितना मोल है अपने आप में, 1, तो मिली मोल ऑफ O3 इज इक्वल टू मिली मोल ऑफ O2, सॉरी मिली मोल ऑफ I2 इज इक्वल टू 2 इंटू मिली मोल ऑफ Na2H2O3। तो इस तरह से मिली मोल का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम लोग प्रॉब्लम बात करेंगे तो पता करेंगे जो मिली मोल कब लगाया जाएगा और मिली इक्विवेलेंट कब लगाया जाएगा। तो इस तरह से कुछ और एग्जांपल दे दिए जो H2O2 का एस्टिमेशन। ये रिएक्शन आपको कुछ क्या कर जाना है, दस जाना है। फाइव ग्राम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, क्या फार्मूला हम लोग देखें ब्लीचिंग पाउडर का, CaOCl2 वाज सस्पेंडेड इन वाटर, मतलब डिजोल्व कर दिया गया। एक सस्पेंडेड टर्म का इस्तेमाल है, डिजोल्व करना। एंड वॉल्यूम मेड अप टू ए हाफ लीटर, 500 ml बन गया होगा। 20 ml ऑफ दिस सस्पेंशन, यहां पे कॉमा होगा, हाफ लीटर 20 ml ऑफ दिस सस्पेंशन, ये जो सॉल्यूशन है, when acidified with acetic acid and treated with excess of Ki solution, liberated I2। ये ब्लीचिंग पाउडर को सस्पेंड किया गया वाटर में, और जैसे ही वाटर में सस्पेंड किया जाए, तो ये बात तो हम लोग पहले ही जान गए हैं, ये तो आपको रटना पड़ेगा। जो यदि ब्लीचिंग पाउडर को वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाए तो क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और Cl2 मिलेगा। वॉल्यूम इज मेड अप टू हाफ ए लीटर, यानी ये जो सॉल्यूशन है इसका 500 ml, 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, दिस सस्पेंशन व्हेन एसिडिफाइड विथ एसिटिक एसिड, मतलब इसमें एसिड मिला गया, एंड ट्रीटेड विथ एक्सेस किया है, मतलब अगेन अब ये जो सॉल्यूशन मिला, इस सॉल्यूशन में ही तो सभी है, उसी में अब क्या कर दिया गया, Ki यूज कर दिया गया। और Ki जैसे ही यूज करेंगे तो KCl बन जाएगा और I2 बनेगा, बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे। लिबरेटेड I2, ये I2 जो हम लोगों को मिला, which required 20 ml m/10 हाइपो सॉल्यूशन, एक न्यू टर्म आपके लिए आया, फार्मूला याद रखना है, हाइपो सॉल्यूशन याद है। ग्रीन विट्रॉल का फार्मूला क्या होगा, FeSO4 इंटू 7H2। उसी तरह से ये एक फार्मूला है हाइपो सॉल्यूशन। तो इसको हाइपो के साथ ट्रीट किया गया, किसको, फ्री जो आयोडीन है उसको, Na2H2O3, तो मिलेगा क्या, Na2S4O6 प्लस NaI। तो जैसे ही ये ट्रीट किया जाएगा तो कहा जा रहा है अवेलेबल क्लोरीन बताइए जो कितना है। टाइट्रेशन जैसे ही कहा जाए तो हमेशा आप एक ही पॉइंट पर सोचे, जो जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो उसका क्या मिल जाना चाहिए, मिली इक्विवेलेंट। तो मिली इक्विवेलेंट CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट Cl2,
फिर यहाँ आ गया तो मिली इक्विवेलेंट Cl2 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट I2, मिली इक्विवेलेंट I2 इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट Na2H2O3। तो इस तरह से ये मिली इक्विवेलेंट इक्वलाइज करके हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अब क्या करें, मिली इक्विवेलेंट ऑफ CaOCl2 is equal to मिली इक्विवेलेंट ऑफ Cl2, और Cl2 इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये मिल रहा है। तो क्या बोल सकते हैं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2। फिर क्या बोल सकते हैं, I2 इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2। अब लोगों को पता है इसके बारे में, तो ये जब पता है हमको मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3 इक्वल टू वॉल्यूम इन ml इंटू नॉर्मलिटी। वॉल्यूम कितना मिला है 20 और नॉर्मलिटी कितना मिला है तो 1/10, यानी मिल गया 2। लेकिन ध्यान रहे ये जो हमको मिला है वे 2 मिली इक्विवेलेंट, वे कितना में 20 ml। तो कहेंगे सिंस इन 20 ml सॉल्यूशन 2 मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो Na2H2O3, देयरफॉर कितना में निकाल लें हम, तो हमसे तो पूछ दिया गया है ½ लीटर, और ½ लीटर मतलब कितना ml, तो इतना ml में जब सॉल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। नहीं समझे, यहाँ पे 2/20 इंटू कितना हुआ होगा 500, ये कैंसिल, यानी ये मिल गया 50 मिली इक्विवेलेंट। और हम इनिशियल से बात करते आए जो किसी भी सब्सटेंस का यदि वेट फाइंड करना हो तो क्या मिल जाना चाहिए, मिली इक्विवेलेंट मिल जाना चाहिए। तो ये जो मिली इक्विवेलेंट है ये तो क्लोरीन के बराबर है, तो हम कह सकते हैं जो मिली इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 यदि कहा जाए तो ये मिला है 50। तो अब कहेंगे जो मिली इक्विवेलेंट यहाँ पे 1000 और इंटू W/E पहले से हम यूज करते आ रहे हैं 50, तो ये 1000 ये तो फाइंड ही करना है, और क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट 35.5 होता है। तो X बराबर सॉल्यूशन करने के बाद 1.775 इतना मिल गया ग्राम। किसका वेट मिला, तो ये तो क्लोरीन का वेट मिल गया, वेट ऑफ क्लोरीन। और ये क्लोरीन है कितना में, तो ये जो हम बात किए ये तो 50 यानी 50 ml 50 मिली इक्विवेलेंट में बात किए, और 50 मिली इक्विवेलेंट ये 500, और 500 देखें आप लोग जो वहां पे 5 ग्राम का इस्तेमाल किया गया, तो क्या कहेंगे जो 5 ग्राम से मिल रहा है ब्लीचिंग पाउडर से, 5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस कितना ग्राम 1.775 ग्राम Cl2। तो देयरफॉर हमको परसेंटेज फाइंड करना है, तो कितना से फाइंड कर लेंगे 100 से, तो 1.775/5 इंटू 100 सॉल्यूशन करके 35.5
5%। यही मेरा आंसर रहा। तो सबसे बड़ी बात है यहां थोड़ा सा समझना है, जो मिली इक्विवेलेंट हम 20 ml में निकाले हैं और ये 20 ml फिर कंपेयर कर दिए 500 ml। क्यों? क्योंकि इनिशियल जो मेरा सॉल्यूशन है वो है 500। तो देख रहे हैं जो क्या लिखा हुआ है, 12th स्टार्ट होगा। फिजिकल में हम लोग 5th मई से 12th स्टार्ट करेंगे। चाहे जेई तैयारी हो या नीट तैयारी हो, लेकिन फाइनली जो है सबों का इंतजार रहता है 12th के लिए सिर्फ। लेकिन ध्यान रखें जो फिजिकल में स्टार्ट होगा 5th मई से, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में स्टार्ट है आपका, इसमें कोई सस्पिशन ना हो। जिस सबको कोई कंफ्यूजन हो इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। HW DPPS, ये जो DPPS देख रहे हैं यहाँ पे जो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन लिखा हुआ है उसमें हम लोगों को 1 to 4 ये सॉल्व करना है। तो अब हम लोग अगले रोज से क्या करेंगे, 5th मई से अल्टरनेट करके 11th पार्ट भी मिलेगा और 12th पार्ट भी मिलेगा। और आप जानते हैं जो कुछ मिलता है यहां भी किशोर सर के पास से आपको जो कुछ भी मिलेगा वे कहीं और से बहुत ही अच्छा मिलेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। और शायद आप लोग ये अच्छी तरह से जानते भी होंगे, क्योंकि पटना में इनिशियली तो आने के बाद बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मेरे बारे में कुछ गलत फहमी करके अलग अलग जगहों पे भेज दिया जाता है, लेकिन फाइनली एक ऐसा सिचुएशन आता है जो क्लास का रेंज कुछ भी हो 12th में बैठने का कहीं सीट नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि लास्ट होते होते सभी को पता हो जाता है, जो जिन सर से पढ़ना था उनके बारे में तो हमको मालूम ही नहीं था। यहां जो पटना का जो माहौल है उस माहौल के कारण वे अलग अलग जगह सेटअप हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे पता चलते चलते 12th में ऐसा स्थिति हो जाता है जो बैठने का भी स्थिति नहीं रहता। इसलिए याद रखें जो 5th मई से स्टार्ट होगा 12th, जितने भी फ्रेंड हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच सके। बस आज इतना ही। हेल्दी रहें, घर पे रहें।